We are going to have a very wonderful session with our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Iftikhar Ahmed, to please come and open the seminar, and as well as Professor Dr. Please give a warm welcome to our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Iftikhar Ahmed. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Madam. It's indeed a privilege to be here for today's session. I'll start my discussion with एक शेर से, अल्लामा इकबाल का शेर है। शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से। खुदावंदान मकतब ये उस्तादों को कहते हैं। अल्लामा इकबाल उस वक्त ये बात कर रहे हैं कि शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खक बाजी का। सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खक बाजी का। ये एक शेर, आई थिंक अगर आप इसके कंटेंट पर सोचें तो बहुत बहुत कुछ इसमें मौजूद है। कि दिस इज द टीचर। शाहीन बनाना या खरगोश बनाना ये किसके हाथ में है? ये टीचर के हाथ में है, उस्ताद के हाथ में है। और इस शेर से ये साबित होता है कि जो कौमें डेवलप्ड है तो उनके उस्ताद उनको शाहीन बना रहे हैं, और जो कौमें पसमानदा है और जो कौमें नाकाम है तो इनकी नाकामी के जिम्मेदार भी कौन है? टीचर्स हैं, उनके उस्ताद हैं। तो हमें सोचना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचना होगा। अमलन हमें स्टेप्स लेने होंगे कि आया हम अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में जिन लोगों से शिकायत की थी, क्या हम वो रहना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हम वो बने जो शाहीनों को शाहीनों की तरबियत दे। और इसके लिए एक बात मैं बार बार करता हूं, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। और ये इस सोसाइटी की बदनसीबी है कि लोग कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। लोग मेहनत नहीं करते और चाहते ये है कि हमें सारा कुछ मिल जाए। लोग खुद इंसाफ नहीं करते और वो कहते हमारे साथ इंसाफ हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। चैरिटी स्टार्ट्स एट, नेचुरली आप लोगों को पता है
If you are discriminating, आप खुद ज्यादती करते हैं और आप खुद कहते हैं कि मेरे साथ हो, तो होगा कभी नहीं। हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, हम सारे निज़ाम को चला रहे हैं। सारे निज़ाम को खून हम प्रोवाइड कर देते। जो खून सोसाइटी को चला रहा है, उस खून में जितनी भी लोग इन्वॉल्व हैं, और जुडिशरी है, ख्वाह वो इंजीनियरिंग है, ख्वाह वो मेडिकल है, ख्वाह वो बिजनेस है, ख्वाह वो पॉलिटिक्स है, ये सारे निकलते हैं एक ही जगह से, और उस एक जगह को कहते हैं यूनिवर्सिटी। उस एक जगह को क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी। अब हमें सोचना चाहिए कि आया हम अपने कंफर्ट का ख्याल रखें, या हम इसका सोचें कि भाई अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को हम उस खुश असलूबी से अदा करें कि जो गिले हम कर रहे हैं, या जो गिले सारी कौम में सारे लोग कर रहे हैं, कि वो सारे गिले खत्म हो जाए। वो सारे गिले खत्म हो जाए। एंड दैट इज पॉसिबल अगर हम फिर वही बात के अपने कंफर्ट जोन से उस्ताद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर निकले, वो खुद मेहनत करे और फिर अपने स्टूडेंट से मेहनत करवाए। आप बेहतरीन इंजीनियर प्रोड्यूस करेंगे, बेहतरीन फार्मासिस्ट प्रोड्यूस करेंगे, बेहतरीन उस्ताद प्रोड्यूस करोगे, बेहतरीन जज प्रोड्यूस करेंगे, बेहतरीन फिजिशियन प्रोड्यूस करेंगे, बेहतरीन सर्जन प्रोड्यूस करेंगे, बेहतरीन साइंटिस्ट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन फिर वही बात, हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। ये जो हमने एक मुरव्वजा सिस्टम बनाया हुआ है, पेंशन लेके जिंदगी गुजारते हैं पेंशनर लोगों की तरह, ये हमें खत्म करना होगा। हमें मुर्दा जिंदगी से निकलकर जिंदा बन के सोसाइटी को आगे लेके जाना होगा। जब हम ये फैसला करेंगे तो फिर नेचुरली हमारे सफ़ों में कमज़ोर आदमी नहीं रह सकेगा। हमारे सफ़ों में कमज़ोर आदमी नहीं रह सकेगा। जब कमज़ोर आदमी नहीं रह सकेगा, हम काम करेंगे। डेली 8 घंटे का काम करना, अगर कोई नहीं करता, मैं मुफ्ती तो नहीं हूं लेकिन इसमें फतवा देता हूं कि हराम का रिज़्क़ है। 8 घंटे कोई भी प्रोफेसर अगर डेली या पढ़ता नहीं है, या पढ़ाता नहीं है, या असाइनमेंट ग्रेड नहीं करता, या उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करता, या बच्चों के बारे में सोचता नहीं है, ये जो भी लेता है वो हराम है। हमें ये हरामखोरी का सिलसिला ख़त्म करना होगा। और मेरे ख्याल में गोमल इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ से हम ये शुरू कर सकते हैं।
लगता है ताली आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने बजाई है। ये अच्छा नहीं लगा बहुत सारों को कि यार ये हम पश्तो में कहते हैं कि अपनी बुराई हमला न ये जो बैग का ये जो जगह होता है, ये नजर किसी को नहीं आता है। तो हमारी सोसाइटी में हम हमेशा दूसरों की तरफ उंगली पकड़ते हैं। हम अपनी तरफ अगर शुरू करेंगे और गोमल से करते हैं। गोमल एक मिसाल है, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जब मैंने देखी इस यूनिवर्सिटी में आया, जिन हालात से गोमल निकली है और इस वक्त जिस तरह का इधर का मतलब यह है कि आप लोगों का इस यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन को आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। तो डिसिप्लिन के साथ साथ देखें, हमने एक टारगेट अचीव किया। एक टारगेट को, सिगरेट मेरे ख्याल में किधर कोई पीता नहीं है। बाकी तो आप लोगों को पता होगा कि कहीं बहुत छुप के अगर कोई पीता हो तो नशे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये यूनिवर्सिटी थी, इसके बारे में, नशे के बारे में बातें आती थी। ऐसा था। द क्रेडिट गोज टू यू पीपल। डिसिप्लिन आप लोगों ने मेंटेन किया। अब हमने एक स्टेप आगे जाना है और ये स्टेप है कि हम ये पेंशन वाला जो लाइफ है उससे खुद निकलना है। डेली 8 घंटे काम करना है और इंशाअल्लाहुल अजीज मिसाल बन के फिर सबको बताना है कि भाई अगर गोमल में ये हो सकता है तो ये किधर भी हो सकता है। अभी मतलब बातें मेरे जहन में बहुत है, साथ साथ कहानियां भी है और टाइम भी मेरे ख्याल में मेरे पास शायद है। ये तो मैं कहता हूं कि थोड़ा ये तो तमहीद था। अब कहानी शायद आज लंबी होगी तो आप लोगों ने मुझे फॉरगिव करना है फॉर दैट। तो पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने जब एमएससी की, एमएससी के बाद नंबर शंबर मैंने लिए, रटा मटा मेरा अच्छा लगता था। मैं इस्लामिया कॉलेज में लेक्चरर था तो मुझे ऐसा लगता था कि फिजिक्स मुझे आता है और मैं फिजिक्स को समझता हूं। मतलब इतने नंबर मैंने लिए, बड़े अच्छे नंबर लिए। किसी सब्जेक्ट में 86 तो किसी में 90। तो अब इतने नंबर एनुअल एग्जाम में, तो अपना आप वो सुपरमैन लगता था फिजिक्स का। पंजाब यूनिवर्सिटी किया, उधर से फिर मैं चला गया यूएस। तो जब मैं क्लास में गया, दिस वाज माय फर्स्ट क्लास, प्रोफेसर साहब ने आके कहा कि दिस इज योर टेक्स्ट बुक एंड इसके सारे चैप्टर्स को हमने इस सेमेस्टर में कंप्लीट करना है। बड़ा अजीब सा लगा मुझे, क्योंकि हम पाकिस्तान में ऑल ऑफ यू नो कि यहाँ पर तो नोट्स होते थे बहुत सारे। मेरे ख्याल में आप लोगों में से वो मेरे तरह के उसी सिस्टम से निकले हैं। तो बड़ा अजीब मुझे लगा कि फिजिक्स और फिजिक्स की किताबें, जो भी प्रोफेसर आता है पहला काम वो यही करता है कि किताब टेबल पर रखता है। आज मैंने पहली मर्तबा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ें
डॉक्टर साहब की स्पीच में सीखी है पेडागोजी। पेडागोजी कहते हैं, पेडागोजिकल स्किल्स। पहली मर्तबा मतलब यह है आई हर्ड अबाउट द वर्ड, लेकिन पहले कभी मुझे ये पता नहीं चला था कि ये यूनिवर्सिटी और स्कूल में क्या फ़र्क होता है। आज पहली मर्तबा मुझे मतलब ये है कि इस टर्मिनोलॉजी से पता चला कि ये जो स्किल्स है दीज आर यूज्ड इन हाई स्कूल्स, राइट? गलत तो नहीं कह रहा हूं, बट इन यूनिवर्सिटी दिस इज द स्टूडेंट टू लर्न। एम आई राइट? आप उसको आउटलाइन देते हैं, उसको बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, और फिर उसको डाल देते हैं वो जो है क्या कहते, शिकंजे में डालते, उसको कस देते। अब अगर मैंने 8 घंटे तैयारी की है तो 8 घंटे का कोई निचोड़ भी तो होगा ना। इसी तरह के उस बच्चे के जितनी भी कोर्सेज है, क्या किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा बाजारों में फिर सकेगा? फिर सकेगा या नहीं फिर सकेगा? नहीं फिर सकेगा ना। हमारे बच्चे लाइब्रेरी में बैठे होंगे, हमारे बच्चे सारे ग्रुप्स में बैठे होंगे और डिस्कशन कर रहे होंगे। ये सारे डेवलप्ड वर्ल्ड में यही होता है, लेकिन सिर्फ हमारी बदनसीबी है कि हम डिग्री देने के चक्कर में होते हैं। ये सोच हमारा कम है कि someone has to earn the degree, someone has to earn, और उसके लिए the person will have to do efforts, और नेचुरली आप लोगों ने उसको उतना काम देना है कि उसके एंड पर वो बंदा उसमें इतने स्किल्स हो कि वो दुनिया को compete कर सके। क्योंकि the BS degree from Gomal University, from Peshawar University, from Karachi University, from Harvard, from Cornell, is there any difference? देखिए, डिग्री में तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, लेकिन किस चीज में डिफरेंस है? क्वालिटी में, उसके वर्थ में डिफरेंस है। उसके वर्थ में। अब देखिए कि जो बच्चा उधर से डिग्री लेता है, वो बच्चा उसके साथ जॉब भी करता है, वो स्टूडेंट भी है और काम भी कर रहा है। उस बच्चे से वो इंसान बनाता है कि जो हमारा फुल टाइम का जो स्टूडेंट है, और फुल टाइम भी ऐसा होता है कि घर में कपड़े भी खुद इस्त्री नहीं करता, घर में कपड़े भी उसको बहन या माँ इस्त्री करके देते हैं, जूती भी वो चमका देते हैं, सारा दिन आईने में देख रहा होता है, मोबाइल पर लगा हुआ है। अब देखिए कि अगर हम इन बच्चों को इंगेज करें, अगर इन बच्चों को हम इंगेज करें, लेकिन अगेन इनको नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि हमें खुद काम करना होगा। हमें खुद काम करना होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें खुद पता ना हो, जो हमने खुद नहीं पढ़े होंगे। हमें किताब उठानी होगी, किताब को पढ़ना होगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने होंगे। उसके साथ साथ बच्चों के साथ साथ हमारा लेवल भी
ऊपर चलता जाएगा। और फिर गोमल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जिधर भी जाएगा, द पीपल दे विल बी आस्किंग देम कि भाई इनसे पूछ ले, इनको पता है चीजों का। तो एनीवे, कहानी मुझे और याद आ रही है। मैं जब इस्लामिया कॉलेज आया अमेरिका से, तो उधर एक फैकल्टी की मीटिंग हो रही थी। उसमें मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि लेट्स हैव अ प्लान एंड लेट्स इनवाइट सम स्पीकर्स एंड दे विल बी टेलिंग अस अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड हाउ टू इम्प्रूव एकेडमिक्स। तो हमारा एक पुराना दोस्त वो उठ खड़ा हुआ, मुझे कहता है कि इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर को कोई आके पढ़ाएगा, आपने अमेरिका से ये पढ़ के आए हो। तो मैं चुपके से बैठ गया। क्योंकि जब आपका ये लेवल हो जाता है, आई नो एवरीथिंग, फिर कोई स्पेस नहीं बचता। बट वंस यू रियलाइज दैट देयर इज अ गैप एंड आई नीड टू फिल द गैप, तो फिर नेचुरली आप उसके लिए फिर स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अब मतलब मैं अपने एक्सपीरियंसेस का फिर क्या हुआ कि जहां पर हमने प्रोग्राम शुरू किया, तो मैंने यंग लोगों को किताबें दे दी। यंग लोगों को मैंने कहा कि ये किताब है, इस किताब को आपने पढ़ाना है। दूसरे सीनियर बंदे को नहीं दी, क्योंकि सीनियर एक बंदे को मैंने कोर्स दिया था, उसने पीएचडी वाले को, एमफिल वाले को और बीएस वालों को इकट्ठे बिठा के कोर्स पढ़ा रहा था। तो पीएचडी वाले मेरे पास आ गए कि यार ये तो हमारा इंसल्ट है। तो मैंने फिर उस प्रोफेसर साहब को बुलाया और उसको मैंने कहा, बेशक आप एक ही चीज पढ़ाएं, लेकिन एक साथ बिठा के ना पढ़ाएं। इससे इन बच्चों का माइंड बनेगा कि ये पीएचडी तो गपशप है। पीएचडी गपशप है, एमफिल गपशप है। तो ये मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि देखें, जरूरी नहीं है हमारे पास यहां पर वी हैव यंग पीपल will have to go long way, and for that they will have to learn things by themselves. If they want to survive in the system, they will have to. Otherwise उनके लिए फिर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों के सामने पीएचडी के लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जब हम उनका इंटरव्यू करते, किसी को कुछ भी नहीं आता है। और ये हम सबका इंसल्ट है। और ये इंसल्ट कोई और नहीं कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं। भाई एक बंदी की कैपेसिटी नहीं है तो जरूरी है कि हम उसको डिग्री दें? जरूरी है? ऐसे नालायक बंदे को डिग्री दे देना जिसको वेक्टर का डिफिनीशन नहीं आता है, उसको हम कहें कि यार ये पीएचडी की डिग्री पकड़ो या एमफिल की डिग्री पकड़ो। फिर वो जॉब में जाता है तो जॉब में वो पूछते हैं कि सुपरवाइजर कौन है, तो फिर वो बताता है कि फलान है। कहां से की है? तो फलान जगह से की है। तो डिग्री बीएस तक तो ठीक है, लेकिन बीएस से आगे वी नीड टू बी क्वाइट सीरियस इन आवर डिग्रीज। खास तौर पर हमारा जो एमफिल का डिग्री है या जो हमारा पीएचडी का डिग्री है, बहुत सारी चीजें शायद आप लोगों को नहीं आती हो, मुझे भी नहीं आती है।
लेकिन स्टूडेंट से कराएं, स्टूडेंट से कराएं, ये बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने compete करना है सारी दुनिया को। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आज अपने साथ लिए हैं और मैं उन्हीं पॉइंट्स पर आज डिस्कशन करूंगा। पहला जो पॉइंट है वो मैं एक विजन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब विजन क्लियर हो तो फिर काम आसान हो जाता है। सो आवर विजन uplift quality of academics and research at par with the US universities. बड़ा सिंपल। कोई बात हो रही है पीछे से? हाँ, अच्छा ठीक है। एनीवे, बस खैर है, बैठे बैठे। So let's talk from the vision. Our vision generally means where to go, what is our main target, where we want to be. So our vision is to uplift quality of academics and research so that our standards are at par with the US universities. मैंने बाकी दुनिया की बात इसलिए नहीं की, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, वो खुद they are going to follow US higher education system. यूरोप ऑलरेडी यूके चला गया, ऑस्ट्रिया जा रहा है, बहुत सारा उन्होंने, चाइना सारा उधर चला गया, कोरिया उधर है। सो उसी को हमने स्टैंडर्ड बनाना है एंड वी हैव टू रीच देयर। दैट्स आवर विजन। दूसरा फिर हो जाता है, उसके बाद सेकंड थिंग आ जाता है मिशन। With continuous hard work, transparency, and ensuring teaching from standard textbooks, uplift quality of academics and research. Hard work, transparency, and ensuring standard textbooks. ये तीन बातें हमने जो है एज अ मिशन ले लेनी है, और टारगेट पर वही है कि हम चाहते ये है कि हमारे एकेडमिक्स और रिसर्च को हम एट पार विद द यूएस यूनिवर्सिटीज हमने उसको लेके आना है। उसके बाद चंद एक चीज जो मैं समझता हूं विच इज नेसेसरी फॉर दिस पर्पज। द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेमेस्टर। सो सेमेस्टर सिस्टम में द फर्स्ट थिंग इज क्रेडिटर। द फर्स्ट थिंग इज creditor. But before we go and define creditor, everybody must know that every person has to work 8 hours a day and 40 hours a week. अगर कोई बंदा ये नहीं करता, फिर मैं उधर आता हूं कि उसका रिज़्क हलाल नहीं होगा, उसका रिज़्क हलाल नहीं होगा। और अगर किसी का रिज़्क हलाल नहीं है तो फिर आप लोगों को पता है कि नमाज और रोज़ा और उसका फिर वो असर नहीं होता है। तो एवरी पर्सन मस्ट अंडरस्टैंड दैट ही और शी हैज टू वर्क 8 hours a day, 40 hours a week. लेकिन उसमें फिर आते हैं
definition of a semester system. So this is for faculty members, but naturally student is expected to work more than that. A student is expected to work more than that because the student will be also working on weekends and stuff like that. तो इसी तरह से फिर क्या हो जाता है, for 1 hour teaching, a faculty is expected to work 2 to 3 hours preparation, assignments and stuff like that. ये बात मेरी समझ आई है या नहीं आई? 1 घंटे टीचिंग के लिए faculty will have to, must have to, shall have to prepare from 2 to 3 hours. तो अगर 12 क्रेडिट आवर ये पढ़ाता है तो ये 12 3 36 हो जाता है. बाकी टाइम जो इसका रहता है, फॉर एग्जाम्पल 5 घंटे पर वीक, every faculty member will declare in writing, okay, this is my office hours. Our department वाले एक जगह को बनाए जहाँ पर बच्चे जाके वो टीचर बैठा होगा, उससे बच्चे क्वेश्चन पूछे, मसाइल पूछे. अगर उनको कोई चीज़ें नहीं आती है तो बच्चे जाएंगे, उधर बैठेंगे, उनसे पूछेंगे. ये बात मेरी समझ आई नहीं आई? हर डिपार्टमेंट का हेड ये इंश्योर करे, डीन साहिबान इधर बैठे हैं, आप लोग इंश्योर करें कि टाइम टेबल में हर बंदे का ऑफिस आवर्स 5 घंटे का ये नोटिफाइड हो, जगह आइडेंटिफाइड हो. इस जगह पर वो जो है फैकल्टी मेंबर बैठेगा और बच्चे उधर जाएंगे और उनसे जिसकी भी क्वेश्चंस हो या प्रॉब्लम्स हो या जो भी हो, उसने उधर बैठना है. ये नहीं है कि ये घूम फिर रहा होगा. ये बियॉन्ड वो जो प्रिपरेशन है जो उस फैकल्टी ने करना है. ऑफिस आवर्स, दिस मस्ट बी कंपल्सरी फॉर ईच फैकल्टी. तो उसमें लोगों का ये ऑफिस में आना जाना भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं होगी. ऑफिस आवर में आइडेंटिफाइड जगह है, उसमें 1 घंटे के लिए एक बंदा बैठा है, दूसरे के लिए दूसरा बैठा है, तीसरे के लिए तीसरा बैठा है. तो स्टूडेंट्स का फिर लोगों के ऑफिस में आने जाने की फिर ज़रूरत ही नहीं होगी. स्टूडेंट भी थोड़े से कॉन्फिडेंटली, क्योंकि अब का जो सूरत हाल है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंट हो कि किसी के ऑफिस में जाए. वो तो एक पब्लिक जगह होगी, उधर बंदा बैठा है या कोई फैकल्टी बैठी है, उधर लोग कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं, उधर बैठ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं. तो क्रेडिट आवर का डिफिनीशन, टाइमिंग शुरू हम इधर से करते हैं क्योंकि इधर से हमें हमेशा हलाल और हराम का फिक्र होता है. तो हमने नेचुरली जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, हम चाहेंगे कि कोई भी बंदा जो है उनको पता हो कि भाई इधर जो है, इधर भी वो हलाल और हराम जो रिज़्क़ की हम बात करते हैं वो है. और वो एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता दूं कि छुट्टी सेमेस्टर में कोई छुट्टी होती नहीं है, टीचिंग में कोई छुट्टी होती नहीं है. मैंने कभी जितना अरसा मैंने बाहर गुजारा है, कभी किसी उस्ताद को नहीं देखा है, प्रोफेसर को, कि उसने किसी एक प्रोफेसर ने भी छुट्टी की हो. अगर कोई छुट्टी करता तो हमें पता होता कि वो अस्पताल में पड़ा है या वो इस दुनिया में नहीं है. ये नहीं होता था कि उम्रे के लिए जो है जब क्लासें शुरू हो जाती तो उम्रे के लिए चले जाओ. 3-4 महीने की छुट्टियों में कुछ भी ना करो. जब ये क्लासें शुरू हो जाती है तो
हमें बहुत सारे दुनियावी काम भी याद आ जाते हैं, दीनी काम भी याद आ जाते हैं। समर को हमने नेचुरली प्रोलॉन्ग किया हुआ है फॉर ऑल ऑफ यू। समर में जून, जुलाई, अगस्त आप लोग कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो कॉन्फ्रेंसेस में जाए, आप लोग तबलीग में जाते हैं तो तबलीग में जाए, उम्रे करते हैं तो उम्रे करें। लेकिन ये स्टूडेंट का जो टाइम है ना, ये बहुत कीमती है। आप खुद सोचें, आपके पास 3 क्लासें हैं, एक एक क्लास में 50-50 स्टूडेंट्स हैं। डेली 150 स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? जो हमें नहीं सुनने वाले थे, हम उनके पीछे गए, लेकिन जो हमारा फर्ज था, जिनको हमने सुनाना था, जिनको हमने समझाना था, उनको हमने टाइम नहीं दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने टाइम को देखें कि अपने टाइम को बच्चों पर लगा दें। अल्लाह ताला इसी का रिवार्ड आपको और आपके बच्चों को देगा। लेकिन अगर हम दूसरे के बच्चों के साथ बेईमानी करेंगे तो फिर उसका नुकसान होगा, और उसका फिर नुकसान वही होता है कि इंसान के फिर अपने बच्चे फिर वो उस तरह से कामयाब नहीं होते। जीपीए को समझना या सीजीपीए, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। GPA is totally different than percentage. ज़रूरी नहीं है कि किसी का GPA ज़्यादा हो तो उसका परसेंटेज भी ज़्यादा हो। किसी का GPA ज़्यादा होना, और मैं मिसाल दे देता हूँ, आपके पास 2 बंदे हैं, 4 नहीं, 2 बंदे हैं। एक ने 4 कोर्सेज में 99, 99, 99 नंबर लिए हैं, एक को फेल किया, एक को। दूसरे ने 5 के 5 में 80 नंबर लिए हैं। कोई बता सकता है कि सीजीपीए दोनों का कितना होगा और परसेंटेज कितना होगा? मैथ्स वाले तो है। अगर 80 पर हमारा ए हो, 4 सीजीपीए, 4 उसने पास किए हैं, 100 कर दे। एक को फेल किया तो उसका 0 मिलेगा उसको परसेंटेज में। या अगर उसको 49 पर पास कर दे तो इसका परसेंटेज कितना बनेगा? काफी बनेगा ना? सही है, ठीक है ना? सीजीपीए उसका कितना होगा? 4 है या नहीं है? हाँ, कम होगा ना? अगर हमारे पास दूसरे ने 80 5 में लिए, परसेंटेज उसका ज्यादा है, सीजीपीए किसका है? ये मैं इसलिए कहता हूं, डोंट मिक्स सीजीपीए विद द परसेंटेज। दीज आर टोटली डिफरेंट एनिमल्स। मेरे ख्याल में अब हमने जो पॉलिसी बनाई है, आवर मेन फोकस इज सीजीपीए। कहीं पर भी हम परसेंटेज की बात नहीं करेंगे,
क्योंकि जब परसेंटेज की बात करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी, पर कंफ्यूजन को हमने अवॉइड करना है। तो इसलिए सीजीपीए और जीपीए और रूल्स कि भाई कौन सा बंदा कब ड्रॉप हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं एक मिसाल दे दूं। अभी रिसेंटली एक लड़की फिजिक्स वाले है कोई या नहीं है, एक लड़की ने 2.05 सीजीपीए लिया है। किसी को याद है ये केस? लड़की को दूसरे सेमेस्टर में क्या होना चाहिए था, लेकिन किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। अब ये लड़की को डिग्री नहीं दे रहे थे। एज पर रूल्स वो कहते थे कि दूसरे सेमेस्टर में इसको क्या होना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए। हमने कहा नहीं, दूसरे सेमेस्टर में ड्रॉप करते तो बस ठीक था ना। अब जब उसने डिग्री के रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया, डिग्री का रिक्वायरमेंट 2 सीजीपीए है, आपने जब छोड़ा, आपने जब उसको पूरा कराया, नाउ शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज द डिपार्टमेंट। तो इसलिए सेमेस्टर रूल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, सीजीपीए को, सेमेस्टर रूल्स को, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो जाती है, बाद में फिर डिपार्टमेंट वाले पंस जाते हैं। तो रूल्स को हर बंदे को समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और इसमें एक और चीज जो है, कंटिन्यूअसली अपडेटिंग कंटेंट। मैं इधर आया तो फिजिक्स में अभी तक ये एक किताब पढ़ा रहे हैं, हॉलिडे, रिजनिक एंड क्रेन की 5th एडिशन है ना, वही पढ़ा रहे हैं ना अभी। लेकिन पहले तो जब मैं आया, हॉलिडे, रिजनिक एंड क्रेन, ये पता नहीं है कोई 80s का था या पता नहीं है कि 70s का एक एडिशन। तो आप जितने भी लोग हैं, आप लोगों को चाहिए कि कंटेंट को आप लोग अपडेट करते जाइए वक्त के साथ साथ, क्योंकि चीज़ें चेंज हो जाती है, चीज़ें चेंज हो जाती है। किताबों के लेटेस्ट एडिशन आ रहे होते हैं, तो उस पर आप लोग जो है थोड़ा उसको तवज्जो दें, कंटेंट पर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे ख्याल में मेरी डिस्कशन हुई भी, और अभी मैं फिर उसी की तरफ आता हूँ, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। और इसको मैं तो ये समझता हूँ, नो सेमेस्टर सिस्टम without standard textbook. No semester system without standard textbook. मैं एबटाबाद यूनिवर्सिटी में एक क्लास में गया, इट वाज साइकोलॉजी क्लास। एक फैकल्टी मेंबर शी वाज टीचिंग, तो मैंने पूछा कि किताब, शी टोल्ड मी कि मेरे पास तो किताब नहीं है, ये मेरे पास नोट्स है, ये मैं देती हूँ। तो मैंने कहा कि ये नोट्स तो फिर इनको दे दे, फिर सेमेस्टर की ज़रूरत ही नहीं है, ये हफ्ते में सारे जो है आ जाएंगे, एग्ज़ाम ले लेंगे, फारिग हो जाएंगे। ये टोटल आपके जो है 50 पेजेस नोट्स नहीं है। नोट्स हमेशा बंदा बनाता है अपने लिए, अपनी आसानी के लिए। जो भी बंदा किताब पढ़ता है तो किताब से अपने लिए पॉइंट्स ले लेता है, ताकि उसको बार बार किताब पढ़ने की ज़रूरत ना हो। उसमें से चीदा पॉइंट्स उसने उससे उठाए होते हैं। बाकी कंटेंट जब वो उसको रीड करता है तो वो सारा कंटेंट जहन में आ जाता है। अब हमारी बदनसीबी ये हो गई है कि वही नोट्स, उसको हमने सारा सिस्टम बना लिया।
एनीवे तो फिर उसको मैंने कहा, तो वो कहती है कि इसका किताब नहीं है। तो मैंने कहा क्लास के बाद फिर आ जाए। उसका टाइटल मैंने दे दिया और टाइटल के साथ साथ मैंने एज अ टेक्स्ट बुक भी दे दिया। बहुत सारी किताबें आ गई। फिर मैंने कहा कि ये किताबें बहुत सारी आ गई, नाउ यू गो एंड चेक ईच एंड एवरी बुक। हर एक किताब को मैंने कहा उसको विजिट करें, उसका प्रीफेस में उस पर लिखा होता है कि आया ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है या ग्रेजुएट के लिए है। इसके बाद हर किताब पर दुनिया के लोगों की रिव्यू होती है कि आया ये जो किताब है इसके स्ट्रेंथ्स क्या है, इसकी कमजोरियां क्या है। तो उसने मुझे कहा कि मैंने तो पहले कभी इस तरह का हमें ना तो किसी ने बताया था, हमने ना कभी सोचा था, हमने ना कभी कोई किताब देखी थी। तो मैंने फिर उसको बताया कि आई वॉज जस्ट लाइक यू, लेकिन आप तो चूंकि साइकोलॉजी की है, आपके लिए तो आसानी होगी। साइकोलॉजी तो रीडिंग है ज्यादा, और थ्योरीज इतने खुश्क और इतनी मुश्किल नहीं है जितना मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है। और कोई भी बंदा अगर उसको रीड करे तो उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो टेक्स्ट का होना बहुत जरूरी है। ये पिछले दिन दानिश साहब इधर बैठे हैं और ये डीन साहिबान बैठे हैं। हम सिलेक्शन कर रहे थे फैकल्टी की। इंग्लिश में कुछ लोगों से हमने ये पूछा कि हाँ वर्ड्सवर्थ, उसके मैंने कहा डेफोडिल्स और सॉलिटरी रीपर के अलावा मुझे कोई उसके किसी पोएम्स के नाम बता दे। अब अगर किसी ने एमफिल किया हो और उनको नहीं आती हो, ये तो मेरे ख्याल में जुल्म है। बहुत सारे कहते थे कि हम तो लिंग्विस्टिक्स के हैं, ऐसा कहते थे ना। तो मैंने कहा लिंग्विस्टिक मीन्स नथिंग। देखिए, मैं उर्दू अदब में अगर एक बंदा जो है उसने प्रेमचंद नहीं पढ़ा है, गालिब नहीं पढ़ा है, इकबाल नहीं पढ़ा है, और ये मुझे कहे कि मैं मतलब ये है कि लैंग्विस्टिक का हूं, तो मैं कहूंगा कि यार तुम्हारी उर्दू का कोई फायदा ही नहीं। क्योंकि जो बंदा जिस सब्जेक्ट को भी चूज करता है तो उस बंदे का उस सब्जेक्ट के साथ लगाव होनी चाहिए। और लगाव एक चीज से आती है, वो क्या है? कॉन्टिन्यूअसली उसमें इन्वॉल्व होना। और हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या है? टीचिंग है। हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या है? रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से एक क्वेश्चन हमने किया, कोई किताब पढ़ी है तो बड़ा अफसोस हुआ कि बहुत कम लोगों ने किताबें पढ़ी थी। हालांकि खासतौर पर लैंग्वेजेस वाले जो मैंने देखे हैं, तो कोई किताब आ जाता है उनके पास पहुंच जाता है और उसको उसी वक्त वो रीड करते। हमारी बदनसीबी ये है कि वो कोर्स की किताब को नहीं पढ़ते। तो ये किताबों के साथ जो अटैचमेंट है, ये तभी होगा कि हर कोर्स का स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठाए। अल्लाह नूर साहब कहते हैं दो तीन तो मुश्किल है, ये एक को भी करे ना तो मैं कहूंगा कि इनके नॉलेज का लेवल भी ऊपर जाएगा, बच्चों का लेवल भी ऊपर जाएगा, बच्चों को भी पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा। और डीन्स एंड हेड्स दे शैल इंश्योर टेक्स्ट बुक्स
कि भाई किताब हो रही है, किताब पढ़ाई जा रही है, किताब बच्चे पढ़ रहे हैं। एक और चीज, बिफोर यू गो टू क्लास लाइक योर फर्स्ट डे, फिर वही बात कि आप बच्चों को डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे इन राइटिंग कि ये हमारा किताब है, इतने चैप्टर इसका हम करेंगे, हमारे मार्किंग का ये प्रोसीजर होगा, इस पर ए है, इस पर बी है, इस पर सी है। ये भी आप लोग बताएंगे कि देखें कि सेमेस्टर सिस्टम इज़ डिफरेंट देन, उसमें जो CGPA है इज़ डिफरेंट देन परसेंटेज। जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, क्योंकि अक्सर बच्चे आज भी कन्फ्यूजन में होते, कहते मेरा परसेंटेज तो ज़्यादा है। ये एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को इसलिए दिया कि आप लोग खुद देख सके कि दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ जो इंतहाई ज़रूरी है, दैट्स टाइम टेबल सेटिंग। टाइम टेबल सेटिंग अक्सर मुझे तो इधर के स्ट्रेटजी का नहीं पता, लेकिन जो हमने हज़ारा यूनिवर्सिटी में किया था उसमें मैं एक स्ट्रेटजी हमने डेवलप की थी। मैंने उनको बताया था कि हमारे पास 2 किस्म के कोर्सेज होते हैं। एक तो ऐसे हैं कि जो बाहर के सब्जेक्ट्स हैं और एक ऐसे हैं कि जो अंदर के हैं। तो उसमें हमने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 1-1 घंटे की क्लास। तो मंडे मतलब ये है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो जो मंडे को ऐसा होगा वही क्लास फिर आपका जाएगा वेडनेसडे में, और वही क्लास आप लोगों का जाएगा फ्राइडे में। अब ट्यूसडे थर्सडे में अब 2 दिन रह गए ना, हम 1.5 घंटे का क्लास रख सकते हैं, और ट्यूसडे थर्सडे में हम लैब्स भी रख सकते हैं। अगर इसमें एक और क्लास हम बढ़ा दें तो फिर ट्यूसडे थर्सडे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए बस एक क्लास रख के मॉर्निंग में, और फिर जितनी भी लैब्स है वो ट्यूसडे और थर्सडे में रख लें। अब देखिए, बच्चे के लिए ये बहुत आसान होता है कि 1-1 घंटे का अगर आप डोज देते हैं सारे हफ्ते पर कंटिन्यूअसली, 1 दिन का उनको मौका मिलेगा, फिर वो उस पर काम करेंगे, उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो उससे आप लोगों का टाइम टेबल ऑल अक्रॉस द यूनिवर्सिटी आसानी से बनेगा। सारी यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है, अगर 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इसमें फिलिंग करें। ट्यूसडे थर्सडे में इसको जो है 9 से 10:30, 10:30 से 12, और 12 से 1:30, क्योंकि आपने 3 घंटे पूरे करने, वो 3 दिनों में होंगे और ये 2 दिनों में होंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया कि टाइम टेबल सेटिंग सेमेस्टर सिस्टम में सबसे मुश्किल चीज़ होता है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि इसको सेट करना बड़ा, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, हर टीचर की अपनी मर्जी होती है। तो ये भी आप लोग इंश्योर करें कि कोई बंदा अपने क्लास से हटकर आगे पीछे क्लास ना पढ़ाए। अगर पढ़ाता है, द पर्सन विल हैव टू राइट। और मेरे ख्याल में अगर एक दिन अगर कोई बंदा किधर जाता है या आगे पीछे करता है, दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द डीन। अगर डीन उसको एक दिन का अप्रूवल दे देता है आगे पीछे करने का, इससे हमारा सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा।
क्योंकि हमने तो बस हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। हर बंदा जो है कभी लेता है, कभी नहीं लेता है, कभी चेंज करता है, कभी आगे करता है, कभी पीछे करता है। तो टाइम टेबल सेटिंग जो है ये बहुत जरूरी है। और टीचर अटेंडेंस कोई कंप्रोमाइज ना करें। जिस टाइम आना है अ पर्सन हैज टू बी देयर, जिस टाइम जाना है अपने टाइम पर लोग जाएं। जो कंटेंट है कंटेंट को डिलीवर करें। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड डीन्स they should visit the students at the classes and they should ensure कि भाई चीज़ें ठीक जा रही है और बच्चे काम से मुतमईन हैं, काम से मुतमईन हैं। तो मेरे ख्याल में 1 बज गया है। बाकी भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरा दिल करता है कि डिस्कस करूं, लेकिन टाइम भी ऐसा है और बातें भी लंबी हो गई हैं। तो इसी पर मैं इक्तिफा करता हूं। और मैं ये जो हमारे पास डायरेक्टर एकेडमिक्स है या उसका जो सेक्शन है, और इसी तरह जो है एजुकेशन का, उनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मतलब इतने शॉर्ट टाइम में ये ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं ये चाहता हूँ कि डीन्स, हेड्स इस तरह के एक्टिविटीज़ टीचिंग के हवाले से अपने डिपार्टमेंट्स में मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली, फ्रीक्वेंटली कराएं। हमारे पास सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ करें, ख़ास तौर पर यंग फैकल्टी में, लेकिन हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि उनको हम बता सके, उनको समझा सके कि करना क्या है। तो अगर इस तरह के एक्टिविटीज़ हम कंटिन्यूअसली करेंगे, क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड में एक चीज़ उनका यही भी है कि वो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जॉब पर आ जाता है ना, कोई भी बंदा नौकरी उसकी लग जाती है तो उसका ओरिएंटेशन होता है, सारी चीज़ें उसको बताई जाती है। हमारी बदनसीबी ये है कि हम बंदे को ले लेते हैं, उसको कोई बताने वाला भी नहीं होता, समझाने वाला भी नहीं होता। हमारे अपने फैकल्टी को भी कोई समझाने वाला नहीं होता। इसी तरह हेड्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उनकी भी मसाइल होते हैं। मसाइल तो सबके होते हैं। जो बंदा जितना ऊपर जाता है उतने उसके मसाइल बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर हम करेंगे तो उससे हमें, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, हमारे एकेडमिक्स इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसको हम अपलिफ्ट कर सकते हैं। और ऐसा टाइम आएगा कि the people, they will be following Gomal University in academics and research. आप सब लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आई एम रेडी। अगर कोई पॉइंट आप लोगों को क्लियर ना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सर। सर, आप ये कह रहे थे कि बुक्स हम बच्चों के साथ डिस्कस करें, कोई एक टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करके कि जी ये बुक जो है हम फॉलो करेंगे, ये चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, ये हमें फॉलो करना। अमूमन हम देखते हैं कि जब हम टेक्स्ट बुक से पढ़ाते हैं तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होता है वो अमूमन एक बुक कंप्लीट नहीं कर रही होती। कोई टॉपिक किसी और बुक में अच्छा दिया होता है, कोई टॉपिक किसी और बुक में अच्छा दिया होता है। तो इसमें बाज़ औक़ात हमें 2 या 3 बुक्स, जिस तरह आप कह रहे थे कि तो ऐसा 2-3 बुक्स से करना पड़ता है। तो उस सिलसिले में फिर उन बच्चों को हम जनरली ये बता देते हैं कि ये टॉपिक इस बुक से फॉलो करें। सर, उसमें जो पहली बात है ना, एक तो आप लोगों का सिस्टम एनुअल है, राइट। दूसरा, उसमें आप लोग एक किताब पढ़ाते हैं,
ऐसा होता है। अब उसमें कोई टॉपिक जो है आप रेफरेंस दे देते हैं दूसरी बुक की। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, होना भी यही चाहिए। हमारा मसला जो है ये नहीं है, हमारा मसला ये है कि अगर कोई किताब ना हो तो फिर क्या होगा। बात समझ गए? हमारे मतलब ये है कि सिस्टम में बहुत सारी जगहों पर किताब नाम की कोई चीज, या अगर किताब पढ़ाते भी है ना तो इधर लोकल कोई किताब हम उठा लेते हैं सब स्टैंडर्ड का, या कोई इंडियन सब स्टैंडर्ड का किताब उठा लेते हैं। तो उसमें जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं होते। अब फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे दूंगा, इंडियन बुक्स का जब मैं स्टूडेंट था तो हम बड़े पसंद करते थे। बाद में मुझे पता चला कि हमारे नोट्स में और इंडियन बुक्स में कोई फर्क नहीं है। किताब एक इक्वेशन लिखा है, उस इक्वेशन तक आप पहुंचते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब वो सारी चीजें इंडियन बुक ने जिस पर टेक्स्ट बुक में हमें सोचना होता है ना, वो सोचने की उसमें ज़रूरत ही नहीं होती। हर चीज़ को वो जो है एक्सप्लेन कर देता है। जब हर चीज़ आपका एक्सप्लेन हो गया, बच्चे ने तो कोई तकलीफ तो नहीं की, फिर वो रट्टे वाली बात हो गई। तो इसलिए जो है हमारा जो कंसर्न है, या सबका जो कंसर्न है, वो यही है कि एक टेक्स्ट बुक को आप फॉलो करें। उसके साथ ठीक है आप रेफरेंसेस बुक जो है टॉपिक्स के बारे में फिर बता दें कि ये चीज़ इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है, इसमें ये चीज़ जो है इसमें डिटेल ज़्यादा है। उसके साथ बच्चे का डेप्थ ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम 50 पेजेस का स्लाइड्स दे दें, रिजल्ट क्या निकलेगा? उससे जो बच्चा निकलेगा उसको उन स्लाइड्स के मेमोराइजेशन से आगे पीछे का कुछ पता नहीं होता। कोई और क्वेश्चन किसी का? अगर नहीं है तो सब लोगों का बहुत शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू।